हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हम आपको 6 प्रैक्टिस सेट इस बुक का करा दिए हैं। उससे भी पहले हम आपको प्रीवियस ईयर करा दिए हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। ये जो अभी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से करा रहे हैं। इसमें 20 सेट है, आज 7वां सेट हम करा रहे हैं। अगर आप सभी सेट देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू। हम ये कंटिन्यू आपको सेट 20 करवा देंगे। इसके बाद एक बुक और हम आपको करवा देंगे, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, तो इसको कहाँ रखा गया है, किस संग्रहालय में रखा गया है, तो इसको सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति परिषद किस शहर में आयोजित हुआ था। तो तीसरा जो हुआ था ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में। पहला कहाँ पे हुआ था, तो पहला हुआ था आपका यहाँ पे, पहला हुआ था राजगीर में पहला। दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था, तो तीसरा आपको पूछा ही था क्वेश्चन में, जो कि पाटलिपुत्रा में। और अगर आपसे चौथा पूछ ले, फोर्थ, तो कहाँ हुआ था, कश्मीर कुंडल ग्राम में हुआ था। समझ गया बात। चलिए, तो आपको चारों याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना के सहायक इसमें से कल्याणी नदी नहीं है। बाकी मतलब बेतवा, केन और चंबल, ये सब क्या है, तो यमुना की सहायक नदी है। ये सब यमुना के में जाकर के मिलती है, सहायक नदी है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे अफ्रीका है यहाँ पे, इससे ऊपर यूरोप हो गया, इधर फिर एशिया हो जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आबादी मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये नाइजर है। ठीक है, नाइजीरिया। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल का उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के सबसे अधिक है। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि देश का क्षेत्रफल है, तो इसमें से सबसे अधिक, जैसे देश के क्षेत्रफल में ना मतलब मैक्सिमम प्रतिशत पर क्या है, तो वन है। तो ये कौन सा देश है उत्तरी अमेरिका में, तो ये कनाडा देश है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आपको पता है, इधर होता है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और इधर क्या होता है, तो अरब सागर होता है। ठीक है, तो इधर की तरफ गिरता है कौन, तो नर्मदा एंड क्यों, तो ताप्ती इधर की तरफ गिरता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ये सब कृष्णा, गोदावरी, और मतलब कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, और एक कावेरी हो गया, ये सब किधर, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इधर की तरफ। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिक से संबंधित है। देखिए भाग 2 जो है नागरिक संबंध से संबंधित है, और ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कितना, तो 5 से लेकर के 11 तक आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, भाग भी याद रखना है कि 2 में आता है नागरिकता, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ, तो 5 से 11 तक आता है। कहाँ, 5 to 11 आता है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 8 नंबर। 8 नंबर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, 24 के तहत क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाना में नियुक्त नहीं करना है या काम नहीं करवाना है। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है आर्टिकल 55। और इनका चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पत्ती के द्वारा इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे, तो एम अनंत न्यास अयंगर थे। ठीक है, ये सीधे आप इतना याद रखिए, एम अयंगर, यही बात आपको ऑप्शन में सीधे मिल जाएंगे डायरेक्ट, एम अयंगर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका 11 नंबर है। कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो 66 है यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल कौन, तो 66। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 है कि किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य मंडलों पर माल और सेवा का कर को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। देखिए फाइनली कि आपसे पूछ रहा है कि जीएसटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी का दिमाग अगर 1 के ऊपर जा रहा है तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, विधेयक। तो 122वां विधेयक था और 101वां कौन था, तो संशोधन
धन। अगर संशोधन लिखा रहता तो 101 होता, लेकिन यहाँ विधेयक लिखा है। विधेयक का मतलब होता है बिल और संशोधन का मतलब होता है एक्ट। जब ये बिल के ऊपर ना, जब बिल संसद में आता है, इसके ऊपर जब प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है ना, तब ये एक्ट बनता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा तब ये एक्ट बनेगा। समझ गया बात। तो विधेयक कौन सा था, तो 122वां, लेकिन यहीं पे अगर विधेयक की जगह अगर ये संशोधन लिखा रहता तो 101 हो जाता। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है इसको। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खून के कुछ कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, और इन कोशिकाओं को क्या कहते थे, इनको कहते क्या, यानी कि थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट, देखिए ये क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट ना, ये प्लेटलेट्स का ही मतलब पार्ट होता है, प्लेटलेट्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसाइट की वजह से क्या होता है कि मतलब कोशिका में, मतलब जैसे क्या, अगर आपको कहीं हाथ कट गया, थोड़ा सा पैर कट गया किसी को, तो जो ब्लड देखते हैं ना कि जमता है धीरे धीरे, तो इसी की वजह से रुकता है। अगर ये ना हो तो उनका ब्लड रुकेगा ही नहीं जल्दी। समझ गए ना बात। चलिए देखते हैं आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि नर और मादा दोनों मिलते हैं ना, तो वहाँ पे जो निषेचन होता है तो कोशिका जो युग्म बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। चलिए, जो संलयन होता है उसको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर, मतलब नाड़ी मतलब धड़कन जो होता है वो प्रति मिनट कितना होता है, तो 60 से 75 होता है। ऐसे जनरली 72 माना जाता है, लेकिन 50 से यहाँ 75 के बीच दिया है, तो हमको ये ऑप्शन लेना है। 72 से 80 मत ले लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ के बाद चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार ढालने के बाद, थोड़ा नीचे कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा। अब देखिए, एक बार ढालने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते थे, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। देखिए ऑप्शन आगे दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एक बार आप ढाल दिए ना, तो वो दोबारा गर्म कीजिएगा तो फिर से वो मुलायम नहीं होगा, वो अलग टाइप का जल जाएगा आपका। समझ गए बात। इससे क्या बनाया जाता है, तो जैसे कि आप इलेक्ट्रिक स्विच जो देखते हैं ना, जो आपके घर में पंखा लगा स्विच जो दबाते हैं, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बना होता है। समझ गए बात। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है कि एक वयस्क इंसान का सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना, तो 1 से लेकर के और 1.5 लीटर तक होता है, लेकिन यहाँ 1.8 लीटर दिया, तो इतना मतलब मूत्र क्या करता है, विसर्जन करता है, बाहर करता है। लगभग 1 से लेकर के 1 to 1.8 लीटर, ये सही के क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार में, तो आप इस सबको ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको दिया गया था, तो डोइजी एंड मेड को दिया गया था। ऑप्शन बी हो गया, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1943 में। 1943 में दिया गया था, और किसके, तो विटामिन के आविष्कार के लिए। विटामिन के केमिकल नाम क्या है, तो साइनोकोबालमिन, ये नाम है इसका केमिकल। याद रखिएगा, केमिकल नाम पूछा जाता है इसका। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि चेमा चेरी और कन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए उल्लेखनीय नृत्यक है, मतलब ये सबसे अच्छा नृत्य करते हैं, ये किस नृत्य को करते हैं, तो ये है कथकली को करते हैं। ठीक है, सीरिया की राजधानी कहाँ है, तो यानी कि दमिश्क है सीरिया की राजधानी, ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको राजधानी और मतलब जैसे कि जो कैपिटल है और करेंसी है, अगर पूरा याद नहीं भी होता है ना, तो कम से कम 4-5 बार लूसेंट से पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा, तब वहाँ पर आएगा ना, तो आप ऑप्शन छाट के सही कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो एक नंबर वहाँ पर बहुत मायने रखता है। समझे ना बात। चलिए देखिए, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ का मुद्रा है क्यात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, देखिए योग कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, तो 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्या है कि इनसाइड आईबी, मतलब आईबी जानते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनसाइड आईबी एंड द रोलिंग ऑफ ए स्टोन डैट गेडर्स मॉस किताब किसके द्वारा लिखा गया था, एक किताब लिखा गया है के शंकर नैयर के द्वारा ये किताब लिखा गया है। ठीक है, आपको इतना बात भी अगर पकड़ में आ जाएगा ना, खाली कि इनसाइड आईबी बोल रहा है, इनसाइड आईबी, इतना बात आप याद रखिए, इसी से आपको पकड़ में आ जाएगा क्या कि ये ऑप्शन सी हो जाएगा, के शंकर यानी कि नायर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं आगे आपका 26 नंबर है। 26 नंबर है कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होता है
यह इनके द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो स्लेडन और स्वान के द्वारा कहा गया था ये बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नासा मूठ तथा काल्पनिक पर पाए जाने वाले एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? तो उपास्थि है। इसका नाम क्या है? उपास्थि। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथक तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होते हैं के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसके लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि घने केंद्र को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के केंद्र को किनारे पर रहते। जैसे कि आप देखिए, जैसे कभी आपके पास बाल्टी होगा ना, बकेट, तो उसमें देखिएगा ना कि कभी छोटा छोटा कण होता है ना, जब इसको ऐसे घुमा दीजिएगा ना ऐसे करके, तो जो घना मतलब जो हेवी होगा ना, जो भारी होगा वो बीच में चला जाएगा अंदर नीचे, और जो हल्का होगा ना उसको काते छता जाएगा। तो यही बात यहाँ पे, यही कंसेप्ट ही कह रहा है। समझ गए बात? चलिए देखिए आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल्ट का इकाई क्या है? तो बोल्ट का इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बोल्ट ही होता है। और एम्पियर किसका होता है? तो करंट का होता है। ठीक है, समझ गए। और जूल किसका होता है? तो वर्क और एनर्जी का होता है। क्या? जूल होता है। और वाट किसका होता है? तो पावर का होता है। तो आप यहाँ पे चारों क्वेश्चन देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका यहाँ पे 30 नंबर देख लीजिए। चलिए ऊपर कर देते हैं थोड़ा, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब। तो जब ये समतल दर्पण आए ना, तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए, क्या? कि वस्तु का आकार कैसा होगा? तो समान होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन 1 डी है, वस्तु का यानी कि दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, ठीक है, और उसका आकार कैसा होगा? तो समान होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धात्विक ऑक्साइड क्या करता है? तो बदल देता है किसको? तो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। मतलब ये रेड है ना, तो इसको नीले में बदल देता। किस में बदल देगा? नीले में बदल देगा। समझ गया बात? किसके द्वारा? तो धात्विक ऑक्साइड के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि जैली जैसे पदार्थ जो कोशिका के भीतर भाग बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए कोशिका का जो भीतर जैली जैसे पदार्थ रहता है ना, उसको हम जीव द्रव बोलते हैं। समझ गया बात? चलिए देखिए आगे देखिए 33 नंबर कह रहा है हेली का धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देते? तो हेली का जो धूमकेतु होता है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि जेम्स चेडविक के नाम देखते ही आपको दिमाग में क्या न्यूट्रॉन आ गया होगा कि न्यूट्रॉन का खोज इसने किए थे। ठीक है, आगे पढ़िए। जेम्स चेडविक ने उप परमाणविक कण का आविष्कार किया। उस कण की विशेषता क्या है? तो उस कण का विशेषता क्या है? इसके अंदर मास तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज क्या होता है? मतलब अगर चार्ज में पूछूँ आवेश तो क्या होगा? कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है, यानी कि जीरो होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ पढ़िए। देखिए कह रहा है कि इनमें समर्थक द्रव्यमान तो होते हैं तथा इनमें आवेश नहीं होते। समझ गए ना? न्यूट्रॉन में क्या होता है कि कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका द्रव्यमान तो होता है ना। समझ गए बात? चलिए आगे देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रबी मौसम के दौरान कौन सा फसल उगाई जाती है? तो रबी के दौरान क्या? सरसों और गेहूं ही उगाते हैं ना, यही दोनों उगाते हैं ना रबी के समय में। चलिए देखते हैं आगे आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वसा तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए इसमें मिलाया जाता है प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। जो वसा, जैसे कि जो भी वसादार भोजन जो होता है ना, तेल युक्त और घी युक्त जो भोजन होता है, उसमें एक तरह के बाद में गंध आने लगता है। उसको हटाने के लिए हमें प्रतिऑक्सीकारक यूज करना पड़ता है। चलिए आगे देखिए कि वृक्कों को निस्पंदन इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं आगे है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं? बीज वपित्र बोलते हैं। जैसे कि आप मतलब लोकल जगह पे तो नहीं रहता है, लेकिन आप कहीं बड़े जहाँ खेती होता है, जहाँ पे अगर पंजाब में देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे आगे ट्रैक्टर चलता है, उसके साथ साथ बीज बोने वाला मशीन लगा रहता है, तो उसको हम बीज पवित्र यानी कि वपित्र बोलते हैं। उस मशीन को क्या? बीज वपित्र बोलते हैं। चलिए आगे देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है कि एक विशिष्ट प्रकार्य कर रही समान कोशिका का समुच्चय इनमें से बना होता है। तो किससे बना होता है? तो वो बना होता है एक समान किससे? उत्तक से बना होता है, एक उत्तक से बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उच्च गति वायु जो है वो क्या करता है? उच्च गति जहाँ वायु होता है तो निम्न जहाँ दाब होता है वहाँ क्षेत्र में क्या? चक्रवात उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है चक्रवात आता है किस वजह से आता है? क्योंकि यहाँ पे सेंटर में प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, और बाहर में जो एयर रहता है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे आपको चक्रवात देखने को मिलता है। समझ गए? क्योंकि यहाँ से सभी के सभी अब हवा कहाँ? इधर की तरफ, अंदर की तरफ भागने लगेगा ना, तो यहीं पर चक्रवात हो जाएगा, साइक्लोन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। समझ गए बात?
चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डैश दिया है को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तो कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को बना था। आगे देखिए, आगे आपका कि ओरछा एक शाही कस्बा है। ओरछा एक शाही कस्बा है जो कहाँ पे है? तो ये है आपका बेतवा नदी के किनारे। और ये ओरछा कहाँ पे पड़ता है? तो अभी ओरछा चर्चा में भी था, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको याद भी रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन। ये 44 नंबर क्वेश्चन है कि श्री सिंगाजी उष्मा शक्ति परियोजना कहाँ है? तो ये है आपका श्री सिंगाजी उष्मा शक्ति परियोजना, ये है आपका ऑप्शन 1 खंडवा में है। ये है कहाँ पे? खंडवा में है। तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसे विशेष बात नहीं यहाँ पे। ये भी कहाँ पे? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए, कलाक्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? तो कलाक्षेत्र फाउंडेशन जो है आपका, ये है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिए। देखिए 2-3 बार जब आप रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको सब कुछ याद होने लगेगा धीरे धीरे। अगर आप एक बार देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, और मैं एक रिवीजन तौर पर आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको बहुत कुछ आ भी रहा है। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत कुछ आ रहा है। अभी आपको सेट प्रैक्टिस का जरूरत है, तो हम सेट प्रैक्टिस सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी कितना ज़्यादा सेट आपको प्रैक्टिस करा दें ताकि आप उसे 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसका आपको PDF भी टेलीग्राम पे दे देंगे इसका सेम। ठीक है, और दोस्तों आप एक बार लाइक भी कर दीजिए वीडियो के, क्योंकि आपके लिए मैं बुक खरीद करके आपके लिए सेट प्रोवाइड करता हूं, तो आपको इससे बेनिफिट जरूर होता होगा। आप दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा अगर व्यू आएगा उस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी आपको सारा सेट प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको मैथ का भी सेट चाहिए तो एक बार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आप इसका मैथ भी हमें करवा दीजिए। समझ गया बात? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। समझ गया बात? तो इसमें से कौन है? कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। अगर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया रहता तब हम देखते कि दूसरा बड़ा कौन है, लेकिन यहाँ दिया है कि कोई नहीं है, तो इसमें से सही बात है कोई नहीं। राजस्थान रहता तो राजस्थान होता। चलिए आप 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ओडिसी इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? तो ओडिशा का है। चलिए आगे देखते हैं आपको 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, भोपाल की जमा मस्जिद किनके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाया गया था आपका भोपाल का जो जमा मस्जिद है ये बनाया गया था कदीसिया बेगम के द्वारा बनवाया गया था। समझ गया बात? चलिए देखते हैं आगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो स्थित है होशंगाबाद में ये स्थित है। समझ गया बात? चलिए, ये कैसा है? तो एक पर्यटन स्थल है। और कहाँ पे? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। तो ये सब बात आपसे पूछा जा सकता है। होशंगाबाद में पहली बात, दूसरा बात एक पर्यटन स्थल है। यहाँ लोग क्या करने जाते हैं? तो घूमने जाते हैं। ठीक है, बात समझ गया? और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे बहुत सारा मतलब घूमने वाला जगह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेच हाइड्रोक्लोरिक परियोजना मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, पेच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है किन 2 देशों के मतलब संयुक्त है। दो, यहाँ पे देशों लिखा गया, यहाँ पे राज्य होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पे राज्य लिख लिए। तो ये है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है ये। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। 52 नंबर क्या है कि उमरिया में स्थित अभ्यारण्य जो है वो कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह है बांधवगढ़ अभ्यारण्य है यहाँ पे स्थित। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर है कि अशोक स्तंभ किसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। समझ गया बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे 54 नंबर है, कह रहा है भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये है शंकर दयाल शर्मा, जो भोपाल में इनका जन्म हुआ था और ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति नहीं है? तो आपको जितने भी भारत के राष्ट्रपति है उसको एक बार लुसेंट से पूरा के रिवीजन कर लेना है। तो देखिए जाकिर हुसैन थे, ठीक है, एन संजीवन रेड्डी भी थे और बीबी गिरी भी थे। तो कौन सा? सी राजगोपाल सिंह ये नहीं थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण को सेवानिवृत्त होते मतलब रिटायर हो जाते? तो 1/3, 2 वर्ष में कितना? तो 1/3 रिटायर हो जाता है और इनके जगह पर क्या? तो न्यू सदस्य को अपॉइंटमेंट किया जाता है। समझ गया बात? चलिए आगे देखिए। आगे आपका 57 नंबर कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन से आर्टिकल? तो 352 आर्टिकल के तहत इसको किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? किस केस में लगाया जाता है? तो जब या तो युद्ध की स्थिति बन जाता है तब, या कोई बाहरी
बाहरी आक्रमण हो जाए तब, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब, इस 3 केस में लगाया जाता है। ये भी तीनों आपको याद रखना है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर है कि शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था? तो 1958 में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए ये बात से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहली बात कि इसको आपको यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि ईयर याद रखना है कि नहीं, तो ये को 2 क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा जहाँ पे ईयर याद रखने के लिए होगा, नहीं तो जनरली में नहीं रहता है। हालांकि ये कहाँ पे है? शिवपुरी राष्ट्रीय माधव पार्क, ये भी है आपका मध्य प्रदेश में। समझ गए बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 59 नंबर है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी? तो चेनानी नास्त्री सुरंग जो है सबसे लंबा है। और ये कहाँ पे? तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपका जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। चलिए देखते हैं आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबको रोजगार प्रावधान किसके अधीन के तहत है? मतलब देखिए कि ये है मतलब सबको रोजगार देना, ये प्रावधान किस में है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन ये क्या है कि संविधान में हमेशा लागू रहेगा, ये जरूरत नहीं है। आप इसको लेकर के आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हाँ हमें सरकार ये बात लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें लिखा गया कि सरकार अपने सुविधा अनुसार देखेगा कि किस एरिया को, किस क्षेत्र को डेवलप करना है, वहाँ पर क्या देना है। ठीक है, समझ गया बात? तो ये नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी मतलब इधर की तरफ गिरती है, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी किधर? इधर की तरफ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए बात? तो हमें सबसे पहले यही खोजना है, क्योंकि बहुत लोग को नर्मदा तो पता होगा कि अरब सागर में गिरता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ नेत्रवती का तो पता नहीं होगा बहुत लोग को। लेकिन ये भी अगर मान लिया हमें ऑप्शन मिल गया ए सही, सी नंबर हमको सही पता हो गया, तो हम सी सिर्फ लगा लेंगे, हमको दूसरा से क्या मतलब है कि नहीं? चलिए हमको तो सही करना है एग्जाम में। 64 में देखिए कि कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है ये है आपका ऑप्शन सी, यांगसी हिमनद है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। चलिए आगे 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर है कि निम्न में से कौन सी आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर है कि डैश डैश दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो यानी कि मराठों से होकर आया है। मराठों से होकर आया है। देखिए मराठों यहाँ जब भी आ गए तो आपको मुंबई आ गया ध्यान में, मतलब मुंबई, और मुंबई में सबसे फेमस क्या है? तो लावनी है, लावनी नृत्य सबसे फेमस है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में मतलब उसका व्यापार जो है समाप्त कर दिया गया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब 1958 में समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जनरली 5 साल का होता है। ठीक है, अगर कोई बीच में ज़रूरत हो जाता है या विपत्ति पड़ता है और कुछ और कंडीशन होता है तो मतलब उस तरीके से उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए 69 का देखिए, कह रहा है भारत में रबर का कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य से मिलता है? तो देखिए केरल में अकेले 90% रबर का उत्पादन होता है। समझ गए बात? 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू और मुस्लिम का एकता मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताए थे? तो किसको बताए थे? मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पहले थे ना, बाद में पाकिस्तान करने लगे, पहले ये बहुत बड़े देशभक्त थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछ रहे, लेकिन पहली भारतीय पूछ रही, यहाँ पे ध्यान देखिए। तो भारतीय पूछ रही तो सरोजिनी नायडू। अगर सीधे पूछी रहती कि राष्ट्रीय मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष सीधे पूछी रहती तब कौन हो जाता है? एनी बेसेंट हो जाती। समझ गए बात? लेकिन यहाँ पे भारतीय लगाई है तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पार्श्व गायक, संगीतकार, ये सब थे, अभिनेता भी थे, ये सब कुछ थे, तो ये कौन थे? इनका नाम जो है वो क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा था। इनका नाम था किशोर कुमार। ठीक है, समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। एनी बेसेंट किससे संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी से एनी बेसेंट संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। कहाँ पे? नर्मदा नदी के ऊपर पराजित किए थे, मतलब पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किए थे। हर्षवर्धन पुलकेशिन के द्वारा पराजित हुए थे या मतलब पुलकेशिन पराजित किए थे हर्षवर्धन को, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाला
भारत यानी कि पहले भारतीय कौन थे, तो ये चुने गए थे कौन थे, विजया लक्ष्मी पंडित सबसे पहले चुने गए थे। चलिए आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है किससे, तो ये संविधान संशोधन से। अब भाग किस में आता है, तो भाग 20 में ये आता है, ठीक है, भाग 20 में आता है। तो दोस्तों ये था आपका जो भी था जीके जीएस साइंस, ये सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। ये 76 क्वेश्चन है। अगर आपको इस सेट का मैथ भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम सभी सेट करा देंगे। और आप मान के चलिए कि इस सेट से आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर इससे आपको 1 से 2 बार रिविजन कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है और बिल्कुल आपको सिलेबस को कवर करके बनाया गया है। क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये बुक आपके लिए खरीदा हूँ, क्यों नहीं तो कोई भी बुक खरीद सकता था। बहुत सारे ऐसे PDF ऑनलाइन वैसे ही अवेलेबल है, लेकिन हमें खरीद के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप देखिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार भी नहीं बोलता हूँ आपको शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप शेयर इसको खुद ही कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा व्यू आएगा ना, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका क्या करूँगा कि पूरा का पूरा 20 सेट करा दूंगा, ठीक है। तो आपको रोज़ एक सेट चाहिए क्या, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।